दोस्तों नमस्कार। 3,500 ट्रैक्टर, 40 से 50,000 किसान और इनके लिए तकरीबन 4,500 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, अधिकारी और कर्मचारियों की संख्या 675। जो मीडिया की गाड़ी थी वो तकरीबन 200 थी जो कवरेज के लिए दौड़ रही थी। और 4 हिस्से, खासतौर से दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर, जिसमें एक सिंधु बॉर्डर है, एक गाजीपुर बॉर्डर है, एक टिकरी बॉर्डर है और एक राजस्थान की तरफ से आता हुआ शाहजहांपुर का बॉर्डर है। यानी सिंधु बॉर्डर से लेकर टिकरी तक लगभग 37 किलोमीटर, टिकरी से शाहजहांपुर लगभग 51 किलोमीटर, गाजीपुर से पलवल लगभग 62 किलोमीटर, रिवासन से पलवल तक के आने की स्थिति में लगभग 25 से 30 किलोमीटर की स्थिति। इस पूरे एनालिसिस को मौजूदा वक्त में सरकार का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट में तब्दील कर चुका है और उसके पास जो आंकड़े हैं वो यही आंकड़े हैं। जाहिर है ये आंकड़े कृषि मंत्रालय में भी होगा, ये आंकड़े देश के गृह मंत्रालय में भी होंगे और ये आंकड़े हो सकता है पीएमओ में भी पहुंच चुके हों। तो क्या इस स्ट्रेंथ के साथ 26 जनवरी को दिल्ली में किसान परेड निकाल पाएंगे? क्योंकि आज हम कुछ बड़े सवालों के साथ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यह बातचीत इसलिए अहम है क्योंकि सरकार और किसान के बीच के टकराव की परिस्थिति एक ऐसी स्थिति में आकर खड़ी हो चली है जहां पर सरकार कानून को वापस नहीं लेगी, जहां पर किसान कानून को वापस कराए हुए नहीं लौटने की परिस्थिति में खुद का मन बना चुका है और यह अलग अलग सीमा पर नजर भी आ रहा है। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बीच में 3-4 सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट, जो आंकड़ों के लिहाज से सरकार की फाइलों में अब चली गई है, अब कल जब बातचीत होगी तो उसमें 2-3 सवाल बहुत सीधे तौर पर देश के कृषि मंत्री उठा सकते हैं और किसान उसका क्या जवाब देंगे यह दूर की गोटी है। या किसान जिन सवालों को उठाएंगे सरकार के पास उसका क्या जवाब होगा या फिर कोई अगली तारीख हो जाएगी, यह भी दूर की गोटी है। लेकिन सरकार आज की रिपोर्ट देखने के बाद कुछ सवालों को अपने जहन में बैठा चुकी है। कल की बातचीत जब होगी तो पहला सवाल यही होगा, कानून तो वापस नहीं हो सकता है, आपको जहां जहां सहूलियत चाहिए वह बताइए, उसकी पूर्ति हम करेंगे। यानी जहां आपको मुश्किल आ रही है उसका रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन कानून वापस नहीं हो जाएगा। और सरकार चाहे तो कहीं ज्यादा किसानों को पक्ष में खड़ा कर सकती है, यह सरकार की तरफ से भी धमकी भरे शब्द आ सकते हैं। सरकार चाहे तो भीड़तंत्र के सहारे कानून बनते नहीं है, लेकिन अगर भीड़तंत्र के सहारे आप कानून को हटा देना चाहते हैं तो फिर हम उससे ज्यादा बड़ी भीड़ तैयार कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में यही बात क्या 11 तारीख को सरकार कहने वाली है। यानी सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि जो 11 तारीख को सुनवाई के दौरान यह होनी चाहिए कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार और हक जो किसानों को मिले हैं, क्या केंद्र सरकार ने उसे हड़प तो नहीं लिया। जो राज्यों के हित में चीजें आती हैं या जिन बातों पर राज्यों को कानून बनाने हैं वह केंद्र सरकार ने कानून बना के स्थिति अपने अनुकूल तो नहीं कर ली। इस पर चर्चा हो या ना हो, इससे हटकर चर्चा यह होगी किसी भी भीड़ के जरिए, किसी भी संसद के जरिए पारित कानून को कैसे वापस कराया जा सकता है। और अटॉर्नी जनरल जिन तर्कों को 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में देने वाले हैं, उसके भीतर का तर्क सबसे बड़ा यही होगा। और सुप्रीम कोर्ट भी इसे जानता है कि संसद से बड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होती है, तो क्यों संसद में बने कानून को खारिज कर दिया जाए, उसमें सहूलियत और सुविधाओं को किसान के लिए खड़ा होने का जो भी मुलम्मा चढ़ाया जा सकता है चढ़ाया जा सके। हमने शुरू में ही आपसे कहा आज कुछ बड़े सवालों पर चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि जिन सवालों के सहारे किसान धीरे धीरे अपने आंदोलन की दिशा को लेते चले जा रहे हैं और सरकार खामोशी के साथ कुंडली मार कर बैठी हुई है, उसके बीच का एक अनूठा सच यह भी है, सरकार अपने भीतर यह मान चुकी है कि जो विरोध कर रहे हैं उनकी संख्या कम है, या फिर सरकार अगर चाहेगी तो इस देश में ज्यादा किसानों को वो खड़ा कर सकती है। हमें लगता है यहीं से वो असल स्थिति शुरू होती है जहां पर इस बात का जिक्र बार बार आता है कि सरकार क्या किसानों को बांट लेगी। किसानों को बांटने का मतलब जाति और धर्म नहीं है, किसानों को बांटने का मतलब बड़े और छोटे किसान है, सीमांतधारी किसान है, मंझोले किसान है। किसानों को बांटने का मतलब
प्रति व्यक्ति किसान की जो आय बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में यहां जो है उसकी तुलना में हरियाणा और पंजाब के किसानों का जिक्र कर दिया जाए क्या? जो सरकार की रिपोर्ट तैयार हो रही है उसमें 2-3 बातों का जिक्र आने वाले वक्त में किसानों के सामने, या हो सकता है कल कृषि मंत्री रख दें या फिर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में रख दिया जाए। इस देश के भीतर में सीमांत किसान जिनके पास आधे हेक्टेयर से भी कम जमीन होती है, वह अगर एक ट्रैक्टर को भी किराए पर लेने चला जाए तो उसको प्रतिदिन के 500 या 600 रुपए देने पड़ते हैं। और यह ताकत भी भारत के लगभग 74% किसानों के पास नहीं है। इन्हीं 74% किसानों को भारत सरकार कहती है हम किसान सम्मान निधि की रकम देते हैं, जो 2000 रुपए 4 महीने पर एक बार देते हैं। जोड़ते चले जाइएगा तो पर परिवार के हिस्से में प्रतिदिन के 50 रुपए भी नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी जब ये तर्क हो रहे हैं और जब इन स्थिति में सरकार एक परिस्थिति देख रही है, तो आज इस ट्रैक्टर रैली के जरिए या ट्रैक्टर की परेड का जो निरीक्षण आज किया गया उसके जरिए जरा हालात समझ लीजिए, क्योंकि यह बहुत साफ तौर पर समझना होगा कि इस देश के भीतर में किसानों की परिस्थिति सबसे नाजुक है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस देश के भीतर में सिर्फ फसल की कीमत ही किसान अपने तौर पर निर्धारित नहीं कर सकता है, बाकी सारे प्रोडक्ट्स की कीमत निर्धारित हर प्रोडक्ट धारी कर सकता है। यह भी सही है। इस देश के भीतर में किसानों की तादाद और किसान एग्रीकल्चर इकोनॉमी से जुड़े हुए लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। यह भी सच है। इस देश के भीतर में ग्रामीण भारत में बसने वालों की तादाद शहरी तादाद से कई गुना ज्यादा है। यानी लगभग 138 करोड़ के मौजूदा वक्त की जनसंख्या जो है उसमें लगभग 90 करोड़ लोग अभी भी ग्रामीण भारत में रहते हैं। और जो शहरी भारत है उसमें भारत दुनिया में अव्वल इलाकों में आता है, जहां पर शहरी गरीबों की तादाद भी भारत में सबसे ज्यादा है। यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या किसान भारत की उस इकोनॉमी के समानांतर एक पैरेलल इकोनॉमी का आंदोलन खड़ा करने की स्थिति में हैं, जहां इस देश के भीतर के तमाम संकट जो शहरी गरीब भी भोग रहा है और ग्रामीण इलाकों में रहने वाला भारतीय भी भोग रहा है। बेरोजगारी के दंश में फंसा हुआ डिग्रीधारी भी भुगत रहा है और रोजगार इस दौर में जो छिन गया है उन परिस्थितियों से भी इस देश के युवा और शायद व्हाइट कॉलर तक भुगत रहे हैं। क्या सभी को एक ऐसे प्लैंक पे किसान ला पाने की स्थिति में है, या उसकी ताकत आज ट्रैक्टर चलाने से हुई है, कल वो दूसरी ताकत किसी दूसरे रूप में नजर आएगी? ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन सवाल है कि जब आंदोलन की ताकत उस पूंजी पर ही आकर टिक जाए जिस पूंजी के आश्रय ट्रैक्टर भी एक औजार नहीं बल्कि ट्रैक्टर एक पैसे के जरिए खरीदी गई ताकत के तौर पर नजर आता हो, जिसमें डीजल भराने पर ही ट्रैक्टर चलेगा। महात्मा गांधी ने यूं ही आंदोलन को सरोकार और आम जनता से नहीं जोड़ा। वो चाहते तो पैसे से भी जोड़ सकते थे, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे खेड़ा का आंदोलन हो। जो भी किसानों को लेकर महात्मा गांधी ने आंदोलन किया उसमें एक सीमा रखी थी, इतना ही पैसा खर्च होगा। एक बजट बनाते थे और लिमिटेशंस के साथ इसलिए रहते थे, उनको पैसा देने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन वह इसलिए सीमित अवस्था में काम करते थे क्योंकि इस देश के भीतर में 2 जून की रोटी की लड़ाई हर एक आम शख्स लड़ रहा है, इसका एहसास महात्मा गांधी को था। तो उन्होंने उस पेट के साथ संघर्ष को जोड़ना शुरू किया। क्या दिल्ली के चारों तरफ घूमते हुए ट्रैक्टर का खर्च, उस पे आने वाले डीजल का खर्च, यह हो सकता है बहुत कम हो, इसमें कोई दो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसानों की जरूरत, अगर इस देश का किसान एकजुट हो जाए तो बिहार का किसान हो या छोटे प्रदेशों का किसान हो, झारखंड का किसान हो, तमिलनाडु का किसान हो, उसकी जरूरत बहुत न्यूनतम पे टिकी हुई है। और वह भी जब देख रहा है टेलीविजन स्क्रीन पर ट्रैक्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन को, तो वो जान रहा है कि ये टकराव शायद एक ऐसी मजबूत किसान संगठनों का है जो अपने जरिए इस सरकार कि उस कानून को बदलना चाहते हैं जो किसानों के लिए हितकारी नहीं है। यह फैक्ट है। लेकिन कुछ सवाल फिर यहीं से शुरू होते हैं। एक बात
समझनी चाहिए। सरकार के पास अपनी कोई पूंजी नहीं होती है। सरकार हमेशा जनता के पैसे से ही सरकार जनता के संघर्ष को दबाती है, यह भी समझना होगा। इसका मतलब है कि जनता जब संघर्ष करे तो उसके संघर्ष में उस पूंजी का या उस पैसे का कहीं भी योगदान ना हो जिसका लाभ सरकार को मिल जाता हो। रोकना होगा उसे। किसान फसल उपजाता है, वो फसल दर फसल इस दिल्ली की सीमा पर लाकर जमा करते चला जा सकता है, जो दीवार के तौर पर दिल्ली की चारों सीमाओं पर जमा हो जाए। और एक साल में अगर एक पैरेलल इकोनॉमी इस देश में किसान ने डेवलप कर ली अपनी फसल के जरिए, वह बिहार का किसान हो, झारखंड का किसान हो, पश्चिम बंगाल का किसान हो, असम का किसान हो, तमिलनाडु का किसान हो, कहीं का किसान हो, लेकिन अगर उसने एक पैरेलल इकोनॉमी, एक पाइपलाइन की तरह तय कर ली, तो फिर सरकार उसी कानून को बनाएगी जिस कानून को जनता कहेगी। अभी सरकार उस कानून को बना रही है जिस कानून को बनाने के साथ उसके पास पूंजी आएगी, कमीशन आएगा, टैक्स आएगा, सरकार की गवर्नेंस रईसी के साथ चलेगी। किसानों का हित होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। फिर यहां पर एक अगला सवाल, तब इस ट्रैक्टर रैली का मतलब क्या है? आपने अपनी ताकत दिखाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, क्या इस ट्रैक्टर रैली के जरिए अगर सरकार एक ऐसी परिस्थिति में आकर खड़ी हो जाए जहां पर वो वाकई इस देश में अपने तरीके से, क्योंकि उसके द्वारा शासित राज्यों की संख्या भी कम नहीं है और दूसरी तरफ विरोध की संख्या भी कम नहीं है। विरोध के राज्यों में अगर आप गिनना शुरू करें तो कांग्रेस शासित राज्य पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों जगहों से कितनी बड़ी तादाद में किसान दिल्ली तक पहुंचे हैं। उसके बाद आइए, उसके बाद आपको आना होगा तेलंगाना के किसान, आंध्र प्रदेश के किसान, तमिलनाडु के किसान, केरल के किसान कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, यह भी एक सवाल है। उसके बाद आइए उड़ीसा के किसान, उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल के किसान कितनी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, यह भी एक सवाल है। यानी सरकार के कानूनों का विरोध करती हुई राज्य सरकारों के जरिए विरोध ट्विटर पे होता है, सोशल मीडिया पर होता है, 1 मिनट के बोलने पर हो जाता है, लेकिन वह उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि आंदोलन की दिशा धीरे धीरे इस देश की उस इकोनॉमी के चरित्र को बदलना चाहती है जिस इकोनॉमी ने सिर्फ इस देश में राजनीतिक सत्ता चलाने वालों को ही ताकत दी है। तो ताकत तो यहां पर भी है, पंजाब के सीएम के पास भी है, बंगाल के सीएम के पास भी है, छत्तीसगढ़ के सीएम के पास भी है, उड़ीसा के सीएम के पास भी है, तमिलनाडु के सीएम के पास भी है। ताकत के प्रतीक तो ये सभी हैं। सवाल पहली बार है कि क्या जनता की इकोनॉमी और जनता द्वारा निर्धारित किए गए कानून इस देश में बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, या धीरे धीरे ढकेलते ढकेलते चाहे वो 26 जनवरी आ जाए, या जैसे एक नेता ने, किसान नेता ने कह दिया कि हम 2024 तक खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे। 2024 फिर चुनाव का प्रतीक है। चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है वह, उसमें कौन सा वोटर मायने रखता है, ये अभी भी अगर किसान नेताओं को समझ में नहीं आ पा रहा है तो फिर यह उनकी भूल है। इस देश में सबसे बड़ी ताकत जनता की होती है और जनता की ताकत को डाइल्यूट इस देश में उस वोटिंग प्रोसेस ने ही कर दिया है जिसके जरिए आप लोकतंत्र को खोज रहे हैं और जनता अनुकूल कानून को खोज रहे हैं। चलिए फिर हम लौटते हैं इस परिस्थिति में। इसका मतलब यह है कि सवाल यह नहीं कि मोदी सत्ता को हटाया जाए, सवाल यह है कि एक ऐसी शासन प्रणाली हमारे यहां बनी हुई है, उसमें कोई भी राजनीतिक सत्ता किसी भी दौर में आती है वह किसानों को एक्सप्लॉइट ही करती है। उसमें तब्दीली कैसे आएगी? यानी उस शासन प्रणाली के तरीके को बदलना है। अब लड़ाई उस दिशा में जा रही है, लेकिन लड़ाई अगर ट्रैक्टर रैली के जरिए सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के एहसास के साथ होगी तो इस ट्रैक्टर रैली पर भी तो कुछ खर्चा हुआ होगा। सवाल यह नहीं है उस ट्रैक्टर रैली में पैसा कहां से आ रहा है या नहीं, वो नहीं सवाल है। सवाल है एक आंदोलन को किस रूप में चलाना है जो कि जनता को जोड़ता चला जाए। इस देश का 74% किसान एक ट्रैक्टर को खेती के लिए एक दिन के किराए पर नहीं ले सकता है, क्योंकि उसको 500 से 600 रुपए देने होंगे और कहीं कहीं तो 1000 रुपए देने होंगे, और वह ट्रैक्टर रैली को देखकर क्या सोचेगा ये आप जानिए। लेकिन ऐसा आंदोलन देश के भीतर में पहली बार हो रहा है जिस आंदोलन ने लगभग 1.5 महीने तक अपनी मौजूदगी के साथ सरकार के उस पूंजी को ही चेतावनी भी दी है और एक लिहाज से सीधे टारगेट पे भी लिया है कि आपके पास है तो हमारे पास भी है,
हम भी बैठ सकते हैं और लंबे समय तक संघर्ष कर सकते हैं, यह भी ठीक है। लेकिन फिर अगला सवाल है, सिर्फ इस आंदोलन की सीमित भूमिका से काम नहीं चलेगा, इसको आपको विस्तार देना होगा। विस्तार के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप खुद में इस देश के अनुकूल कैसे हो जाए। यह संभव नहीं है कि इस देश में किसान की स्थिति नाजुक हो और सीमा पर विरोध करते हुए किसानों के बीच जब आप बैठे तो मालपुआ खा रहे हो, ऐसा संभव नहीं होता है। आंदोलन में लोग शरीक धीरे धीरे तभी होते हैं जब उनके भीतर यह एहसास होता है यह आंदोलन हमारे लिए हो रहा है। यह एहसास धीरे धीरे वक्त के साथ जरूर होगा, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन उस आंदोलन को, अपने नैतिक बल को शायद इतना ऊपर ले जाना होगा जहां पर इस देश के पैसे पर चलती हुई सरकारों को शर्म आने लगे। चाहे वो रायसीना हिल्स पर बैठे हों, चाहे वो 7RCR में बैठे हों, चाहे इस देश के भीतर में कितना भी उपभोग कर रहे हो, क्योंकि इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स हो, सभी को पैसा इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से ही यह सरकार चलती है। और यही है कि जनता को इस बात को समझना, कोई असहयोग ब्रिटिश सरकार से करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को इतना साफगोई के साथ और इस शुद्धता के साथ क्रिएट करते चले जाना है जहां पे इस सरकार को भी शर्म आए कि वह एक गाड़ी से चलकर सिंधु बॉर्डर भी आ जाए तो सवाल उठने लगे कि तुमने इस गाड़ी में जो पेट्रोल भराया है वो पेट्रोल भी इस देश की जनता का है, उसके पैसे से तुम चल रहे हो और कैसे बात कर सकते हो। जिस विज्ञान भवन के भीतर में इस देश का सबसे शानदार होटल देखता परखता है, वहां पर जो खास तौर से अशोका ग्रुप जो है, जो वहां पर खाना पहुंचाता है, 5 सितारा होटल से खाना आता है वहां पर और किसानों से बातचीत हो रही है। शानदार तरीके से पानी की बोतलें बिखरी पड़ी हैं और वहां किसानों से बातचीत हो रही है। मंत्री महोदय शानदार तरीके से देख रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, शानदार कुर्सियां बिछी हुई है। किसानों को तो वहां दरी लगाकर बैठ जाना चाहिए, आपको भी हमारे सामने। यानी एक ऐसी परिस्थिति को लाना है जो वाकई यह देश कृषि प्रधान है और यह देश किसानों का है, इसका एहसास हो सके। आज जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है 2-3 बातों का जिक्र और करना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में पूर्व की सरकारों ने सोचा है, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं सोचा। नेहरू जब इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर को लेकर आ रहे थे तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा था कि देश की आत्मनिर्भरता तभी बनेगी जब इंडस्ट्रीज हमारी होगी और वह सरकार ही की देखरेख में होगी, तभी पब्लिक सेक्टर इस देश में खड़ा हुआ। लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म ने उसको डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बेचना शुरू कर दिया, यह भी सच। और मौजूदा वक्त की सरकार ने तो एक भी PSU खड़ा नहीं किया, वो सिर्फ बेच रही है, डिसइन्वेस्टमेंट लगातार कर रही है। याद कीजिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, इसलिए क्योंकि उसमें फ्रॉड हो रहा था, लूटपाट हो रही थी। जो बैंक चलाते थे प्राइवेट लोग, वो पैसा लूट कर ले जाते थे। लेकिन आज अगर राष्ट्रीयकरण बैंक भी है, उसमें से भी वही पैसे वाले लोग पैसे को लेकर चले जाते हैं, देश को छोड़कर चले जा रहे हैं। ये कौन सी स्थिति है? इस देश के भीतर में 1971 में माइनिंग का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन था, शोषण था मजदूरों का। तब इस देश में खनन को लेकर राष्ट्रीयकरण किया गया कि कोई भी अपने तौर पर खनन नहीं कर सकता है। लेकिन फिर आज की तारीख में पूरी खनन प्रक्रिया जो है प्राइवेट हाथों में दी जा रही है। राष्ट्रीयकरण की जरूरत क्यों पड़ी? और सब चीजें जो प्राइवेट सेक्टर में चली गई, जो चाहे PSUs हो उनकी हालत खस्ता, चाहे बैंक हो उनकी हालत खस्ता कर दी गई, चाहे माइनिंग्स हो उनकी स्थिति खारिज कर दी गई, तो फिर एग्रीकल्चर भी प्राइवेट हाथों में देने के बाद वो खत्म क्यों नहीं होगा? क्या ये वक्त इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर के राष्ट्रीयकरण का नहीं है? इस देश के भीतर में खेती की जमीन खरीदने बेचने पर पाबंदी लगाने का वक्त नहीं है? इस देश के भीतर में जो खेती की जमीन पर खेती करता है उसको बड़ी तादाद में रियायत देने का वक्त नहीं है? उसके अनुकूल परिस्थिति बनाने का वक्त नहीं है? क्योंकि इस देश में 90 करोड़ लोग अगर ग्रामीण भारत में रहते हैं और उसमें से 72 करोड़ लोग सीधे सीधे एग्रीकल्चर से ही जुड़े हैं, उसी पर आश्रित है, तो फिर देश किसका है? देश 2024 के चुनाव का इंतजार करेगा या देश इस देश के भीतर में अब उस संविधान को भी देखना शुरू करेगा
और सुप्रीम कोर्ट 11 तारीख को बैठेगी तो एक बार बोलेगा। आप संविधान देख लीजिए, इस आंदोलन को मत देखिए। उस संविधान में क्या क्या दर्ज है, आपने तो कुछ भी नहीं माना। आपने तो ट्राइबल्स को लेकर 5वीं अनुसूची तक को इंप्लीमेंट संसद नहीं कर पाई इस देश के भीतर में, तो फिर क्या मतलब माने जाए इसके? इसका मतलब यह है कि आंदोलन की शक्ल में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसकी समझ किसानों को नए सिरे से डेवलप करनी होगी, जहां पर उनकी अपनी नैतिक ताकत, इस बात का एहसास सरकारों को करा सके, मंत्रियों को करा सके, विज्ञान भवन में बैठने वाले तमाम नौकरशाहों को भी करा सके कि आपका खर्चा पानी भी इस देश के ऊपर से चल रहा है और हम इतनी सादगी के साथ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि इस देश के भीतर में हम न्यूनतम जरूरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी तो वो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। क्या इस बात का जिक्र होगा? और अगर इस स्थिति में एक ऐसी परिस्थिति हम लोग के सामने आ चुकी है जहां पर आंदोलन के अलावे रास्ता कुछ नहीं निकल पा रहा है, तो इस आंदोलन में जब जनता शरीक होने लगेगी तो आपको 2024 का इंतजार नहीं करना है। आपको ना तो पार्लियामेंट का इंतजार करना है, ना सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना है। ये लोग खुद ब खुद निर्णय लेंगे जब एक बड़ी तादाद में स्थिति, आंदोलन ही देश के में तब्दील हो जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? या टारगेट लेकर चलें कि आज हमने ट्रैक्टर मार्च किया है, 26 तारीख को एक और परेड करेंगे, उसके बाद स्थिति और होगी, हम लगातार बैठे रहेंगे, एक लंबे समय तक चीजें खिंचती चली जाएगी। हमें लगता यह है कि इस देश की सरकार के उस विजन को किसान समझ लें जिसके जहन में बहुत साफ है, यह देश पूंजी से चलता है, पैसे से चलता है। पैसा और पूंजी कॉरपोरेट के जरिए ही कमाया जा सकता है। इस देश के भीतर में जो, चाहे वो कृषि की जमीन हो, चाहे वो वन की जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, सारी, चाहे वो झोपड़पट्टी ही क्यों ना हो, सारी चीजों को पैसे में कन्वर्ट कीजिए, सब चीजों को मोनेटाइज कीजिए और जो कंज्यूमर क्लास है, जिसके पास पैसा है, वह उस चीजों को खरीदेगा और वही एक साइकिल चलेगी। यानी मार्केट इकोनॉमी का वही मंत्र भारत सरकार के पास है या मोदी सरकार के पास है, जिसमें पूंजी सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए मानव संसाधन मायने नहीं रखते हैं, इस देश के नागरिकों की संख्या मायने नहीं रखती है। वो कितनी बड़ी तादाद में, चाहे भूखे परिस्थिति में जी रहे हों, चाहे वो भटक रहे हों, उनके पास बीज ना हो, किसी के पास फर्टिलाइजर की स्थिति ना हो, कहीं पर सिंचाई की व्यवस्था ना हो, ये चीजें मैटर सरकार के लिए नहीं कर रही है। सरकार के उस कैपिटलिज्म के माइंड में बहुत साफ आ गया है कि हमको दरअसल क्रोनी कैपिटलिज्म कल तक बोला जाता था, अब तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो सरकार जब इस दृष्टि को अपना चुकी है, तब किसान आंदोलन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह अपने आंदोलन को ही इस देश में कन्वर्ट कर दे। क्या यह सोच किसान आंदोलन के सामने आ सकती है? क्या किसान आंदोलन से जुड़े नेता इस दिशा में सोचना शुरू करेंगे? अन्यथा अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। ताकत का एहसास दिखाने से नहीं होता है, ताकत का एहसास इस देश के भीतर में मौजूदा वक्त तो शायद और किसानों के अनुकूल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है डामाडोल है। सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एमएसपी पर इस देश के अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों को हक का पैसा भी दे सके। यह स्थिति भी सरकार की नहीं है, राज्यों की स्थिति भी नाजुक है। लेकिन हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वही उस पूंजी पर टिका हुआ है, जिस पूंजी की मांग अपने तौर पर धीरे धीरे किसान दिखाते और दर्शाते हुए कर रहे हैं कि हमको भी कुछ पूंजी दे दो। यह रास्ता नहीं है। कानून को पूरे तरीके से बदलने का मतलब यह है कि अगर किसान कल बोलें तो अब उनको सुझाव यह देना चाहिए कि हम जिस कानून को लाना चाहते हैं वो उस कानून का ड्राफ्ट ये है, और उस ड्राफ्ट में इस देश के एग्रीकल्चर के राष्ट्रीयकरण का भी जिक्र हो और स्टेट की जिम्मेदारी भी इस देश के एग्रीकल्चर को लेकर सौंपी जाए उसे, तब यह बात बनेगी। अन्यथा इन छोटे कानूनों में अटक कर भटक कर, और सरकार को इससे कोई असुविधा नहीं है क्योंकि सरकार उसी रईसी से जी रही है। आज पता नहीं 3,500 ट्रैक्टर जब चल रहे थे उसमें कितने डीजल की खपत हो गई, क्योंकि दुनिया के बाजार में जब डीजल सबसे सस्ता है उस समय भारत में दुनिया के बाजार में डीजल भी सबसे महंगा है, यानी उसका टैक्स का पैसा भी सरकार के पास ही जाता है। आंदोलन की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि सरकार को एक पैसे की मदद कैसे नहीं मिलेगी और किसान ही अपने तरीके से चीजों को डेवलप करेंगे। किसान आंदोलन में एक भी पैसा से बाजार से खरीद नहीं होगी, बल्कि किसानों के जरिए ही और उस पैरेलल इकोनॉमी को क्रिएट करने की जरूरत है। कभी इस पे विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन इस आंदोलन
की दृष्टि एक ऐसी जगह पर जाकर पहुंच गई है जो वाकई इस देश को अपने भीतर समाहित कर ले तो ठीक है, अन्यथा अगर वो ये कहेगी आंदोलन करने वाले कि देखिए हम किसी को दिक्कत परेशानी में नहीं ला रहे हैं लेकिन हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो फिर ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन भर की भूमिका ही निभाएगा। उसको इस देश में कैसे तब्दील होना ये समझना होगा। लेकिन फिर भी आज की पूरी जो ट्रैक्टर रैली थी वो नज़ारा बड़ा शानदार जरूर था, लेकिन उस शानदार नज़ारे के पीछे संघर्ष और शायद सरकार की असहिष्णुता और उसका जो अपना रुखड़ापन है, जनता के साथ कटे हुए सरोकार है, वह नजर नहीं आ रहा था। लेकिन सरकार ने भी आज 3,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 675 अधिकारियों की तैनाती, यह भी खर्चा जनता के ही पैसे का हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कल क्या निकलता है। कल जब बातचीत होगी, मुश्किल सवाल है लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया।